नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सबकेहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते 4-5 महीनों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है और अब तक भी वहां शांति बहाल होती नहीं दिख रही। इस बीच मणिपुर से ताज़ा घटना की खबर सामने आई है कि कल गुरुवार रात को भीड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पैतृक घर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने भीड़ के इस प्रयास को नाकाम कर दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पैतृक घर खाली था क्योंकि वह अपने आधिकारिक आवास में रहते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इम्फाल के हिंगांग इलाके में मुख्यमंत्री के पैतृक घर पर हमला करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने भीड़ को घर से लगभग 100 मीटर दूर रोक दिया। अधिकारी ने कहा कि अब घर में कोई नहीं रहता, हालांकि यह कड़ी सुरक्षा में है। आपको बता दें कि मणिपुर से हाल ही में 2 छात्रों की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर आक्रोशित छात्रों ने मंगलवार और बुधवार को आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। भीड़ ने गुरुवार तड़के भी इम्फाल पश्चिम जिले में उपायुक्त कार्यालय में तोड़फोड़ की और 2 वाहनों को आग लगा दी थी। ऐसे में सरकार द्वारा इम्फाल पूर्व और पश्चिम में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही राज्य की इंटरनेट सेवा पर भी एक बार फिर 1 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगा दिया गया। गौरतलब है कि मणिपुर में बीते 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च निकाले जाने के दौरान 2 जातीय समूहों के बीच हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक कम से कम 175 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन स्थिति अभी तक काबू में आती नहीं दिख रही। तेलंगाना में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इस बीच खबर है कि राज्य के सत्तारूढ़ बीआरएस को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीआरएस नेता मैनामपल्ली हनुमंत राव और वेमुला वीरेशम ने पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कल गुरुवार 28 सितंबर को दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उनके आवास पर कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी भी वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि हनुमंत राव मल्काजगिरी में मौजूदा विधायक हैं, जबकि वीरेशम पूर्व विधायक हैं। कावेरी जल विवाद को लेकर आज 29 सितंबर शुक्रवार को कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है। दरअसल राज्य में कन्नड़ समर्थक और किसान संगठन तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं इससे पहले 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जब बाद में 29 सितंबर को राज्यव्यापी बंद की घोषणा हुई तो कई समर्थकों ने बेंगलुरु बंद के आह्वान से खुद को पीछे कर लिया और आज 29 सितंबर को होने वाले राज्यव्यापी बंद का समर्थन किया। हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने शहर में किसी भी तरह के बंद की अनुमति नहीं दी है और बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ ही राजधानी में धारा 144 लागू होने की भी संभावना है। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि 29 सितंबर 2023 को कर्नाटक में कई संगठन तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में राज्यव्यापी बंद के लिए एकजुट हो रहे हैं। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जोर देते हैं कि सभी प्रकार के बंद निषिद्ध हैं। विरोध प्रदर्शन और रैलियों के लिए एकमात्र स्वीकृत स्थान फ्रीडम पार्क है। हालांकि कोई भी संगठन अपना समर्थन स्वयं दे सकता है, बलपूर्वक नहीं। यदि संपत्ति को कोई नुकसान होता है तो संबंधित विरोध करने वाले संगठन को लागत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आज 29 सितंबर शुक्रवार को कर्नाटक बंद के आह्वान को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों ने छुट्टियों की घोषणा कर दी है और इस विरोध प्रदर्शन को नैतिक समर्थन दिया है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन और ओला उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन ने भी इस बंद का समर्थन किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि हम नयन दिल्ली से फ्रीडम पार्क तक एक रैली निकालेंगे। वहीं राज्य के सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें और मूवी थिएटर भी बंद रहेंगे और उन्होंने भी कर्नाटक बंद को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा कर्नाटक के उत्तरी भाग जैसे बल्लारी, कालाबुरागी, बीदर, बागलकोट, विजयपुरा, यादगीर, हुबली, धारवाड़, गडग, हावेरी, कोप्पल और दावणगेरे में किसानों और व्यापारियों ने बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया है, लेकिन कहा है कि वे उनके व्यवसायों को बंद नहीं करेंगे। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो सभी बसें और मेट्रो सेवाएं बिना किसी रुकावट के सामान्य रूप से चलती रहेंगी। इसके अलावा सभी पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स भी अपने समय में बिना किसी बदलाव के काम जारी रखेंगे। साथ ही बता दें कि सभी आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहन जैसे एम्बुलेंस, फार्मा वाहन और अन्य महत्वपूर्ण सामान ले जाने वाले वाहन काम करते रहेंगे। अस्पताल और मेडिकल स्टोर भी सामान्य रूप से चलेंगे। टीएमसी सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर ईडी द्वारा तलब किया गया है। दरअसल ईडी पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में जांच एजेंसी पहले भी अभिषेक बनर्जी को तलब कर चुकी है। बनर्जी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कल गुरुवार 28 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस महीने की शुरुआत में ईडी ने मुझे दिल्ली में
इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के दिन बुलाया था। मैं कर्तव्य निभाते हुए उपस्थित हुआ और दिए गए समन का पालन किया। अब आज एक बार फिर उन्होंने मुझे उस दिन पेश होने के लिए एक और समन भेजा है, जब पश्चिम बंगाल के उचित बकाया के लिए 3 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होना है। यह स्पष्ट रूप से उन लोगों को उजागर करता है जो वास्तव में चिंतित, परेशान और डरे हुए हैं। आपको बता दें कि इस पोस्ट के साथ ही टीएमसी सांसद ने ईडी के समन की कॉपी भी शेयर की है, जिसमें लिखा है कि उन्हें 3 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के कार्यालय में पेश होना है। महिला आरक्षण बिल को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह सरकार महिलाओं को लेकर इतनी चिंतित है तो ये बिल 2014 में पारित क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को उस समय भी पारित कर सकती थी। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए सिब्बल ने आगे कहा कि ये सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव में फायदा पाने के लिए उठाया गया एक राजनीतिक कदम है। हम जानते हैं कि इसका महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है और इसका राजनीति से ज्यादा लेना देना है। महिला आरक्षण बिल परिसीमन और जनगणना के बाद साल 2029 में लागू किया जाएगा। वह हमें 2047 के बारे में सपने बेच रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा बुलाए गए 5 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है। वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष की मांग है कि इसे तुरंत लागू किया जाए। पार्लियामेंट सेशन के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी सांसद रमेश पिथोड़ी को पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने पिथोड़ी को चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में टोंक जिले की जिम्मेदारी दी है। यह विपक्ष बीजेपी की इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी के कारण बताओ नोटिस के लिए बहुत कुछ कहने को है। बदजुबानी करने वाले सांसद अब टोंक के प्रभारी हैं, जहां बेशक उनके पास अपनी विभाजनकारी बयानबाजी से वोटर्स का और भी अधिक ध्रुवीकरण करने के भरपूर मौके होंगे। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी नफरत का पुरस्कार देती है। पिथोड़ी को संसद के विशेष सत्र में दानिश अली पर उनके द्वारा कहे गए अशोभनीय शब्दों के लिए हमला करने का इनाम मिला और उन्हें राजस्थान में टोंक जिले का बीजेपी प्रभारी बनाया गया। सिब्बल ने समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि पिथोड़ी को तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बदले उन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि बीजेपी एक कारण बताओ व्यक्ति को नई जिम्मेदारी कैसे दे सकती है। कि रमेश पिथोड़ी को BSP सांसद दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के लिए रिवॉर्ड मिला है। TMC सांसद ने आगे सवाल करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी अल्पसंख्यकों के लिए क्या ये है आपकी स्नेह यात्रा। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का शुक्रवार 29 सितंबर को छठा दिन है और छठे दिन की शुरुआत भारत ने धमाकेदार तरीके से सिल्वर मेडल की जीत के साथ की और साथ ही गोल्ड मेडल भी देश के नाम किए। बता दें कि ईशा सिंह, दिव्या TS और पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, तो वहीं ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, अखिल श्योराण, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में गोल्ड पर कब्जा किया है। इसके अलावा पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड और ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। और इसी के साथ भारत ने अब तक कुल 30 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।